सेटिंग में ये सेक्शन बी है स्टैटिस्टिक्स, जो आपका 100 मार्क्स का है। उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए मैथमेटिक्स है, सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स है 40 मार्क्स का है, और सेक्शन सी भी स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर इन्वॉल्व है और वो भी 40 मार्क्स का है। ये चैप्टर सेक्शन बी से बिलोंग करता है और हर साल इससे 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। यह है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है द डिपेंडेंसी ऑफ द वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना रिग्रेशन कहलाता है। अब ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आई बात। आप बच्चे अपनी हाइट देखें और अपने पेरेंट्स की हाइट देखें। वो बच्चे जो टॉल हैं तो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स भी टॉल हैं। वो बच्चे जो हाइट में शॉर्ट हैं तो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स भी शॉर्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स में कभी भी इंडिविजुअल आइटम को स्टडी नहीं किया जाता है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। तो आप ज़्यादातर आपकी ऑब्जर्वेशन यही होगी कि जो माँ बाप टॉल होते हैं उनके बच्चे भी टॉल होते हैं और जो माँ बाप शॉर्ट होते हैं उनके बच्चे भी शॉर्ट होते हैं। यहाँ वेरिएबल 2 हो गए, एक पेरेंट्स की हाइट हो गई और दूसरी हाइट हो गई उनके बच्चों की, चिल्ड्रन की हाइट हो गई। 2 वेरिएबल हो गए। इनमें से कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? माँ बाप जब बन गए तो वो तो हाइट उनकी फिक्स हो गई, इसलिए वो तो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और चूंकि बच्चों की हाइट डिपेंड कर रही है देयर पेरेंट्स हाइट, तो इसलिए बच्चों की हाइट हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। यूं हो गए ये 2 वेरिएबल। आप देखें कि जब आप लोग मैट्रिक में थे तो आपके एक्सपेंडिचर कुछ और थे, फर्स्ट ईयर में कुछ और, सेकंड ईयर में कुछ और, अब बीकॉम पार्ट 1 में आ गए तो आपके एक्सपेंडिचर पहले के मुकाबले में बढ़ गए। तो कैसे बढ़ गए? इट मीन्स आपकी इनकम बढ़ गई। या तो साइज ऑफ द पॉकेट मनी वाली साहब ने ज़्यादा कर दिया, या कुछ सालों से बड़े भाई ने भी जॉब ज्वाइन कर ली तो उसने भी कुछ देना शुरू कर दिया, या फिर आपने खुद ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। यानी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आप खर्च भी खूब कर रहे हैं धड़ल्ले के साथ, बेफिक्र होकर। तो 2 चीज़ें हो गई, एक इनकम और दूसरा वेरिएबल एक्सपेंडिचर। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वो है इनकम का, कि आपके पास एक दिन में 24 आवर्स हैं, आपकी मर्जी, आप 24 घंटे काम करें, आप 4 घंटे काम करें एंड मेक द मनी, और जितना आप कमाएंगे उतना ही आप उड़ाएंगे। तो एक्सपेंडिचर डिपेंड कर रहा है आपकी इनकम पे, तो इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एक्सपेंडिचर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देखते हैं किताबों में क्या लिखा है। Regression. The term regression, used firstly by Sir Francis and Galton, is used for all such problems where we have to estimate. इसमें हम मालूम करते हैं, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है जिसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो कह रहा है एस्टिमेट और प्रिडिक्ट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर वेरिएबल। 2 वेरिएबल होंगे, परेशान ना हो। एक कॉलम में फॉर एग्जांपल एक कॉलम में हाइट लिखें, दूसरे कॉलम पे वेट लिखें। जिस पे हाइट लिखा है आप 5 लड़कियां अपनी हाइट उस कॉलम में लिखते जाएं और उसी के करस्पॉन्डिंग आप वही 5 लड़कियां अपना वेट लिखते जाएं। तो 2 कॉलम आ गए ना, हमने हाइट को x कह दिया और वेट को y सपोज कर लिया, 2 कॉलम आ गए आपके पास, 2 वेरिएबल्स आगे डिफाइन कर रहा है। कह रहा है क्या है, क्या है? कह रहा है अ प्रोसेस विच वी प्रिडिक्ट और एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से। फिर इसमें कुछ टर्म है जिसे रिग्रेशन और रिग्रेसर कहते हैं।
ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, जो एग्जाम में आता है बहुत सिंपल सा आता है, सिर्फ इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझ लो तो ज़्यादा आसानी होगी तुम्हें। कह रहा है इन रिग्रेशन प्रोसेस, रिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल। एक मिनट में जी, कह रहा है इन रिग्रेशन प्रोसेस में डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल और रिग्रेशन भी कहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? फिक्स्ड वेरिएबल और रिग्रेसर कहते हैं। ये टर्म्स है जो कभी जिंदगी में कहीं सामने आए तो देख लेना, कोई जरूरी नहीं। अब आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। कह रहा द वेरिएबल विच इज टू बी एस्टिमेटेड, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एस्टिमेट करनी है, टू बी एस्टिमेटेड और प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जबकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? The variable on the basis of which the dependent variable is to be estimated, यानी इंडिपेंडेंट की वैल्यू गिवन होगी, उसकी बेस पे जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट की। दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, उस बेस पे आपने प्रिडिक्ट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इफ यू वांट टू एस्टिमेट द हाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों की हाइट मालूम करना चाहते हैं, किसके लिहाज से? उनकी एज के लिहाज से। भाई जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, साथ साथ उसकी हाइट भी तो बढ़ेगी ना। तो दो वेरिएबल हो गए ना यहाँ पे। तो हाइट ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी एज पे डिपेंड कर रहा है। एज ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कुछ कंफ्यूजन रहती है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने अलग से, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की अलग अलग हेडिंग दे दी। और अब तुम देखो, एज ऑफ चाइल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई उम्र तो जब अल्लाह ने उसको दुनिया में भेज दिया तो एक दिन के बाद एक दिन का होगा, उसके बाद 2 दिन का, फिर महीने का, फिर साल का, फिर 2 साल का, वो तो बढ़ती जाएगी। लेकिन वेट उससे रिलेटेड है, तो वेट कौन सा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, तो हाइट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का टेम्परेचर डिपेंड किस पे करता है? यानी हाइट ऑफ द प्लांट किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। अब तुम देखते हो कि कभी कभी कोई बीमारी होती है, कभी ऐसा भी होता है कि हमें 2 पैनाडोल एक साथ खा लेते हैं, तो ड्रग का अमाउंट तो रिएक्शन टाइम, तो हमें रिलीफ जल्दी मिलता है। तो रिलीफ या रिएक्शन टाइम डिपेंड कर रहा है तुम्हारा किस पे? अमाउंट ऑफ ड्रग पे। क्या आया कि आपने एंटीबायोटिक 250 mg की लेनी है, 500 की लेनी है, दिन में 3 बार या 2 बार, कितना आप उसको बेयर कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स, गाड़ियां कहीं भी किसी भी मुल्क में रजिस्टर हो रही है, तो एक्सीडेंट इस पर डिपेंड कर रहा है। जितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी उसके हिसाब से एक्सीडेंट भी ज्यादा हो सकते हैं, अकर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जबकि नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। बट जिसके पास पैसा आता जाएगा वो खरीदता जाएगा। इसी तरह तुम देखते हो कि तुम्हारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक एडवर्टाइजिंग है और एक इनकम है। और ये टीवी पे तुम लोग ऐड देखते हो बहुत सारे, फेयर एंड लवली के और पता नहीं गोरे करने वाली कौन कौन सी क्रीमों के, ये लगा लो तो गोरे और ये लगा तो गोरे। तो ये लोग एडवर्टाइज पे कितना पैसा खर्च करें, तो ये खूब खर्च करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारी इनकम तो एडवर्टाइज से ही बढ़ रही है। यानी ऐड चलते हैं, मार्केटिंग होती है, तो लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और हमें इनकम होती है। तो इस तरह से इनकम क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और एडवर्टाइजिंग, अब उस कंपनी की कितनी मतलब उसमें कितनी ताकत है, उसकी वर्थ क्या है,
कि वो रोजाना की बेस पर या वीकली बेस पर या मंथली बेस पर वो एडवर्टाइज पे अपना अमाउंट स्पेंड करे। अच्छा, इसको ये जो दो कॉलम है तुम्हारे पास एक्स और वाई, इसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं और उस ग्राफ को कहते हैं स्कैटर डायग्राम। और वो क्या कह रहा है कि स्कैटर डायग्राम इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पेयर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर सबने देखा हुआ है, मैट्रिक्स से देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी शायद हम लोगों ने किया, जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, मैट्रिक में लाजमी देखा होगा, नाइन्थ में देखा है कि उसमें एक एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो कह रहे हैं उस पॉइंट्स को हम वहाँ प्लॉट करते हैं और फिर उन पॉइंट को जो है ना एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें तो के ग्राफ कहलाएगा। लेकिन अगर खाली डॉटेड रहने दें, पॉइंट्स को रहने दें, तो वो स्कैटर्ड बिखरा हुआ ग्राफ कहलाएगा, स्कैटर्ड ग्राफ कहलाता है। तो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा कि वेरिएबल अलोंग विद द एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लेगा वो एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लेगा वो वाई एक्सिस पे। और कुछ इस तरह से एक एग्जांपल है जिसमें डाटा दिया है उसने और प्लॉट कर रहा है। तो तुम देखोगे कि हाइट को उसने एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा और वेट को वाई एक्सिस पे। तो ये आपके पास ग्राफ आता है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, आप देखें जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देखें इधर से वाई एक्सिस पे भी हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, वेट जा रहा है, यानी हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। हमारा वेट भी डिपेंड करता है हाइट पे और हाइट हमारी डिपेंड करती है हमारे पेरेंट्स की हाइट पे। तो इसका मतलब है कि इस वक्त हाइट हमारी इंडिपेंडेंट है और जबकि वेट हमारा डिपेंड कर रहा है हाइट पे। तो आप ग्राफ की पोजीशन देखें, वो शो कर रहा है कि जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो खैर स्कैटर डायग्राम के बारे में। अब आपको जो दो कॉलम मिलेंगे पेपर में, एक कॉलम एक्स मिलेगा और एक वाई मिलेगा। अच्छा, वैसे ज़्यादातर लिख देते हैं, खाली पहले कॉलम पे हाइट लिखा है, दूसरे पे वेट लिखा है। तो आपने क्या करना है, पहले कॉलम को एक्स सपोज कर लेना और दूसरे कॉलम को वाई सपोज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम पे लिखा है एज ऑफ एनी कार, कोई भी कार ले लें, वो अगर 1 साल पुरानी है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके प्राइस ये हैं, 2 साल पुरानी है तो उसके प्राइस ये हैं, 3 साल पुरानी है तो उसके प्राइस ये हैं, 5 साल पुरानी है तो उसके प्राइस ये हैं। तो दो कॉलम हो गए यहाँ पे भी, एक एज ऑफ कार हो गई और उनके प्राइस हो गए। तो आपने करना है क्या है कि x पहले कॉलम को सपोज कर लेंगे और दूसरे कॉलम को y सपोज कर लेंगे, यही काम करना है। ये लीस्ट स्क्वायर लाइन क्या होती है वो ये है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और लीनियर ट्रेंड। ये आ गई लाइन। इस लाइन को फर्स्ट ईयर मैथ में, बिजनेस मैथ में आपने देखा था y इक्वल्स टू mx प्लस c, सिर्फ सिंबल चेंज है, लाइन वही है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसे स्टैटिस्टिक्स के इस चैप्टर में हम लीस्ट स्क्वायर लाइन या रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अब इसमें जो y नजर आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है राइट पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं a और b, जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहाँ आगे जाके डिफाइन भी कर रहा है कि वेयर y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आगे उसने बताया कि a और b क्या है, वो पैरामीटर हैं जिसे आप आम जबान में कांस्टेंट कहते हैं। और वो कह रहा है मुझे a और b का आंसर फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। दो मेथड है, जो पहला मैं दिखाऊंगा उससे हम नहीं करेंगे, यानी एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगी, हम इनमें वैल्यू पुट करके, और फर्स्ट ईयर में एक मेथड था साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इक्वेशन को, हम उसकी मदद से सॉल्व करेंगे तो ए और बी के आंसर हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसे हम यूज करेंगे और डायरेक्ट उससे हमारे पास बी और ए का आंसर आ जाएगा। तो कह रहा द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूले।
which are obtained by solving the above equation. तो हाँ, तो मरहूम ने सॉल्व करके ये बी का फार्मूला बना दिया है और ये ए के इक्वेशन आ गई है। तो हमने बी डायरेक्ट इस फार्मूले से फाइंड करना है और ए डायरेक्ट, दो फार्मूले हैं ए के आपके पास, और से ऊपर वाला जो है मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं, और के बाद वाला कर सकते हैं बट इट इज वेरी रेयर इन प्रैक्टिस। कैसे यूज करना है अब देखते हैं। तो अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों दो हैं। एक अभी तुमने देखी थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये जो लाइन अभी नजर आ रही है आपके सामने। एक दूसरी लाइन होती है, यानी वेरिएबल चेंज कर दो तुम, x को y की जगह पे लिख दो और y को x की जगह पे लिख दो, तो वो कहलाएगी x ऑन y। ये जो इक्वेशन अभी आपके सामने है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसे रट लो, मेमोराइज कर लो, इसको कहते हैं y ऑन x। जबकि अब जो इक्वेशन तुम्हारे सामने है इसे कहते हैं x ऑन y। ये जो चैप्टर है छोटा सा है, आसान सा चैप्टर है, सिर्फ थोड़ी थ्योरी समझने में शायद मुश्किल पेश आ रही हो तो घबराओ नहीं, दो लाइनें याद कर लो। अब तक जितना भी पढ़ा समझा सुना है उसे भूल भी जाओ तो कोई मसला नहीं, दो लाइनें याद कर लो। एक लाइन जो से पिछले वाले पेज पर थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और एक दूसरी लाइन जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है x इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। ये दो लाइनें याद कर लो। वहां पे अगर मैं वापस जाऊं तो b और a का फार्मूला ये बॉटम पे देखो नजर आ रहा है। तो जब भी मैं ये कहूं, ये एग्जाम में लिखा हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो आपको फौरन याद आ जाना चाहिए, अच्छा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के बारे में बात हो रही है। और जैसे ही आपने याद कर लिया कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की बात हो रही है, तो b कैसे आएगा? बॉटम पे देखो फार्मूला लिखा हुआ है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स और समेशन वाई, इनके दरम्यान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समेशन एक्स समेशन वाई। डिवाइड में देखो क्या लिखा है, n, और समेशन किसका चाहिए? एक्स स्क्वायर का, माइनस छोटी ब्रैकेट में समेशन एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर। तो अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें हम समेशन एक्स फाइंड करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, समेशन वाई फाइंड करेंगे और समेशन एक्स वाई मालूम करेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो इसी तरह से बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई, तो कह रहा है कि इसकी भी दो इक्वेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल सा मेथड है, ये थोड़ा जहन में रहना चाहिए कि हाँ भाई ये भी एक वे है, मेथड है हमारे पास, लेकिन हम जो करेंगे सॉल्व वो आसान सी टेक्निक से करेंगे। हम डी लाएंगे, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा जैसे बी और डी का फार्मूला सेम है? जी, लेकिन सिर्फ न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नहीं। न्यूमिनेटर दोनों के, ऊपर वाली टर्म दोनों की सेम है, बी की और डी की, जबकि वहां पे एन समेशन एक्स स्क्वायर था माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर था, और यहां वो बदल गया वाई से। और बिल्कुल इसी तरह से सी आप लाएंगे और आपकी मर्जी आप इससे भी ला सकते हैं। तो बच्चों लाइन कितनी हो गई? दो। एक y ऑन x, वो लाइन क्या है? y इक्वल्स टू a प्लस डी एक्स है। जब भी आपको y ऑन x लाइन फाइंड करनी होगी तो यू विल हैव टू फाइंड फर्स्ट b, फिर देन फाइंड a, और जब आपको कहते हैं रिग्रेशन लाइन फाइंड करो x ऑन y, तो फर्स्ट यू विल फाइंड d जो अभी पेज के सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, एंड देन c। ये दो लाइन है टोटल। अब ये एग्जांपल बने जिसमें कह रहा है डिटरमाइन करें, क्या करें? पहला रिक्वायर्ड उसने लिखा, अच्छा ये वो है जो पेपर का क्वेश्चन है, यानी मैंने वहीं से उठाया और अभी मैं एक दो आपसे करवाऊंगा अभी। तो कह रहा है द रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करो, कौन सी? नाम लिख दिया y ऑन x,
और कह रहा है जब इक्वेशन ले आओ तो एस्टिमेट y की वैल्यू मालूम करना कब, जब x क्या हो, 2 हो। तो मैं रिक्वायर्ड तो साथ में लिखा हुआ है, कह रहा है द रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करो, कौन सी, x ऑन y। पहले वाली कौन सी थी, y ऑन x, दूसरी कौन सी है, x ऑन y। और इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू मालूम करो जब y क्या हो, 4 हो। एक चीज और नोट कर लो कि हमेशा इतना साफ लिख के वो नहीं देता कि वो साफ साफ कह दे कि y ऑन x लाओ या x ऑन y लाओ। इसे हमें पहचानना है, इसे हमें पहचानना है कि कैसे ये फैसला करें कि जो लाइन लाएंगे, जो हम लाइन लाएंगे वो x ऑन y फाइंड करनी है या y ऑन x फाइंड करनी है। बच्चों पहले पार्ट पे गौर करो, इसमें x की वैल्यू गिवन है। जब भी वो x की वैल्यू देगा तो समझ जाना कि लाइन y ऑन x लाना है। जब भी आपको x की वैल्यू गिवन होगी तो आपने क्या लाना है, y ऑन x। अपोजिट कहूं, उल्टा कहूं, वो वाली लाइन है। और सेकंड पार्ट में देखो कि जब तुम्हें वो y की वैल्यू देगा तो लाइन कौन सी, x ऑन y। तो मैं पूछ रहा हूं अपने तौर पे, इसको रिपीट करो कि जब वो वैल्यू ऑफ x देगा तो कौन सी लाइन लाओगे, और जब वो वैल्यू ऑफ y देगा तो कौन सी लाइन लाओगे, x ऑन y। ओके, ये उसने एक डाटा दिया है जिसमें x के कॉलम में कुछ नंबर्स हैं, y के कॉलम में कुछ नंबर्स हैं, और इसकी ये ख्वाहिश ऊपर वाली पूरी करनी है। तो चलो फिर कॉलम बनाते हैं। सोल्यूशन पे आ गए और ये टेबल आपके पास आ गया। लास्ट पेज पे दो कॉलम थे, एक कॉलम x का था और दूसरा कॉलम y का था। x के कॉलम को सम किया तो आ गया समेशन x 21। y के कॉलम को सम किया तो समेशन y आ गया 13। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि फार्मूला तो मेरा रटा हुआ है, तुम्हारा अभी नहीं है, तुम्हें x और y यानी x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो देख लो, 5 1 5, 3 3 9, 3 2 6, 4 2 8 और 5 0 0 ही आएगा। जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता क्या कर देता है, उसको जीरो कर देता है। और 5 1 5, 5 आ गया। तो समीशन एक्स वाई तुम्हारे पास आ गया 33। अब x का स्क्वायर करना है, तो सबके पास कैलकुलेटर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर। ज्यादा परेशानी है तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16। या तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो, या 5 5 25 एंड अगेन 5 5 25। ये बच्चों तुम्हारे पास आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। फिर क्या लाना है, अच्छा मैं चूंकि दोनों लाइनें एक साथ ला रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दोनों लाइनें आपसे कहते कि फाइंड करो, खाली एक लाइन भी कह सकता है और कभी दोनों लाइंस भी कहता है। तो चूंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि दोनों लाइंस लिख दी हैं मैंने, तो इसलिए हम वाई स्क्वायर भी इन एडवांस यहाँ कैलकुलेट करके रख देते हैं। वाई का स्क्वायर 5 5 3 3 2 2 2 2 और 0 0 ही होगा और 1 1 अब क्या करना है, रिग्रेशन लाइन कौन सी लानी है बच्चों, y ऑन x। तो y ऑन x में पहले क्या लाना है, b। इसमें n क्या होगा, तो ऊपर जाना पड़ेगा वापस। n कहते हैं पेयर्ड वैल्यूज, या तो सीधा सीधा काउंट कर लो, x को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है। तो असल में पेयर में है, यानी पेयर्ड वैल्यूज। 1 5 ये एक पेयर है, 3 3 एक पेयर है, 3 2 एक पेयर है, 4 2 एक पेयर है, 5 0 एक पेयर है, 5 1 एक पेयर है।
अगर आपको ऐसे मुश्किल है तो सीधे सीधा काउंट कर लो x में कितने नंबर है, 6 नंबर्स है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया और अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो n की जगह 6 लिखा, अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन समेशन एक्स वाई 33 है, माइनस समेशन एक्स पीछे टेबल में 21 है, समेशन वाई 13 है। इनमें ब्रैकेट लगा दी क्योंकि वैसे लिखना अच्छा नहीं लग रहा था। डिवाइड पे आओ, n की जगह 6 और उस टेबल में एक्स स्क्वायर का सम है तो 85 आ गया, माइनस साइन आ गया, समेशन एक्स की वैल्यू आ गई। ये ख्याल रखना समेशन एक्स की वैल्यू पुट करना, स्क्वायर ऊपर है, दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, एन समेशन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉलम है उसका सम, और जबकि उसके आगे क्या है ब्रैकेट के अंदर समेशन एक्स है तो समेशन एक्स लिखना ऊपर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 33 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन आएगा, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 85 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन आएगा और 21 का स्क्वायर करना है तो यू विल गेट दिस स्टेप। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 198 में से 273 माइनस करो, तो जब भी माइनस के बाद वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आएगा, छोटा होगा तो प्लस में आएगा, और डिनोमिनेटर से कभी माइनस में आंसर नहीं आएगा। अगर आता है तो समझ जाना तुम्हारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। डिनोमिनेटर नीचे 510 माइनस 441 इस जगह डिनोमिनेटर से कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा, सिर्फ माइनस में आंसर पॉसिबल है ऊपर यानी न्यूमिनेटर से, या तो माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा, और ये आ गया माइनस 75/69। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो बच्चों माइनस 1.09 आ गई बी की वैल्यू। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ये ए का फार्मूला आ गया, सम वही है जो वहां से उठा के आपने टेबल से समेशन वाई मैं पुट कर रहा हूं, समेशन वाई 13 आ गया, एन 6 आ गया, माइनस साइन आ गया। अच्छा बी का आंसर अगर पॉजिटिव में होता तो मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता जो अभी ब्रैकेट आपको नजर आ रही है माइनस 1.09, क्योंकि ये माइनस में है और उससे पहले भी एक माइनस है तो दो माइनस माइनस एक साथ लिखना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में तुम्हारा समेशन एक्स है और डिवाइड बाय एन है। क्या करेंगे 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये एक स्टेप तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। 1.09 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से और जो भी आंसर आए 6 से डिवाइड कर दो, या कोई ये भी कह सकता है कि मैं 21 को 6 से डिवाइड कर दूं फिर जो आंसर आए उसको 1.09 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ये भी कर सकते हैं। बच्चों जब डिस्कनेक्ट हो जाए या टाइम रह गया कोई 8 मिनट के करीब तो कोई बात नहीं, हम नमाज के बाद दोबारा फिर बैठेंगे। अच्छा चलें जी, ये आपके पास आ गया a इक्वल्स टू 2.17 डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस हुआ और ये आया, और ये फाइनल तुम्हारे पास a का आंसर आ गया। अब तुम याद करो, याद तो अभी कहाँ होगा कि तुम्हारे पास लाइन थी ये वाली, इस पे काम करना चाहते थे तो इसका b लेकर आ गए, a लेकर आ गए, तो पुट भी तो कर दो इसमें, a की जगह वैल्यू a की आ गई, प्लस साइन आ गया, और b चूंकि माइनस में है तो ब्रैकेट एंड x आ गया। अब इसको सही से लिख लो, यानी 5.98 प्लस माइनस माइनस 1.09x, कुछ इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ये आंसर आ गया तुम्हारे पास, ये रिग्रेशन लाइन आ गई। इसको लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहते हैं, रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, इसको इक्वेशन भी कहते हैं, और है कौन सी है y on x। मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, आपको दो कॉलम दिए जाएंगे, पहले कॉलम को x लिख देना, अगर लिखा हुआ ना हो तो दूसरे कॉलम को y लिख देना,
और अगर तुम्हें रिग्रेशन लाइन y ऑन x लाना है तो b का फार्मूला लिखना और उससे रिलेटेड कॉलम टेबल में बना लेना, a का फार्मूला लिखना, देखना कौन सा कॉलम रह गया और बना लेना। तो पहले b लाना, फिर a लाना, फिर लाइन लिखना, जैसे कि लाइन ऑफ रिग्रेशन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देना। ये हो गया आधा काम। यानी उसने कहा था फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो आप ये ले आए y ऑन x। अब आगे अगर पार्ट तुम्हें याद हो तो वो कह रहा था कि जब x की वैल्यू 2 हो ना तो बताओ y क्या होगा। इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी, यानी y का आंसर डिपेंड कर रहा है x के इस आंसर पे। तो इसमें बहुत आसान सा काम है, आप जो रिग्रेशन लाइन लाए हैं उस लाइन को यहाँ ले आइए और देखो याद आ रहा है कुछ। ये लाइन है तुम्हारे पास, देखो सबसे बॉटम पे 5.98 माइनस 1.09 x लिखा हुआ है, जबकि वहां x की वैल्यू 2 दी है, तो मैंने ब्रैकेट में जाके वो वैल्यू 2 पुट कर दी। अब मैं 5.98 माइनस 1.09 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और दोनों को माइनस करूंगा तो ये उड़ता हुआ आ गया तुम्हारे पास y का आंसर। इस तरह से पूरा टॉपिक होता है। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, अभी चूंकि गैप आने वाला है इसलिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देकर जाऊंगा, नमाज वाले नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो टाइम होगा फिर वो अपना सॉल्व करेंगे। आपने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड करना है और यहां तक जाना है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जल्दी से पहले एक कॉलम लिखो जल्दी से। ये कॉलम नोट करो जल्दी से, डाटा मत नोट करना। x का कॉलम, y का कॉलम, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर तक, वाई स्क्वायर अभी नहीं। ये कॉलम हो गए। और ये b का फार्मूला लिख लो जल्दी से। सर वो दोबारा दिखाइएगा। और ये a का फार्मूला लिखो, ये रहा। जब b और a आ जाएंगे तो ये रही लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखो, और इसमें तुमने इस तरह से a की जगह a, b की जगह b करना और x की जगह x को लिखना है। और अगर b माइनस में हो तो ब्रैकेट लगाना है, नहीं हो तो ब्रैकेट मत लगाना, प्लस का साइन ही रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास x की वैल्यू वो देगा, तो तुमने ये x की वैल्यू देगा तो x की जगह पर ये 2 पुट कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपस में प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं वो करना, और ये फाइनल आंसर आ गया। आप लोग बुक सबके पास है, पेज नंबर पेज नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 9A, पेज नंबर 236 क्वेश्चन नंबर 9A। ये सॉल्व करके रखेंगे, फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। और उससे पहले जरा मैं देख लूं, अभी हमने सिर्फ एक लाइन डिस्कस की, अभी दूसरी लाइन डिस्कस नहीं की है। पहले एक लाइन को सब लोग फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अच्छी तरह से, और वो क्लियर हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, सर ये जो अभी तक करवाए ये भी कॉपी करना। हाँ बोलो। चल चले। हाँ अबे ये वो अभी तक जो सर ने कॉपी करवाया था ये भी कॉपी करना।
इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर बोलिए। जी सर नदीम बोलिए। आप लोग बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। सर एक सवाल था। अगर पिछली स्लाइड देखनी है तो मैं इसको पीछे बैक कर दूं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? कॉलम देखने हैं, फार्मूले देखने हैं, ये रहे। सर नदीम, सर नदीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई पहले हम पार्टिसिपेंट के पास जा जाके बच्चों को थोड़ा सा अनम्यूट करके बात कर लेते थे। जी जी। अब नहीं कर पा रहे हम। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम वहाँ जाते हैं, क्या नाम है, ये हमारे वैसे 2 मिनट रह गए इसको ख़त्म होने में। हम पार्टिसिपेंट पे जाते हैं जी तो हमारे पास वो जो स्लाइड खुल जाती है जी। और उस पे जो मिसाल के तौर पे मैं अख्तर साहब को कर रहा हूँ, ये इनका बंद है तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको हिट कर रहे हैं। अच्छा, ये शायद ये बुराई इस वजह से है कि वो जो होस्ट बनाया है ना, शायद आप मुझे बता देंगे तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, या मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बच्चे अपनी मर्जी से हाँ 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 हाँ, 1 मिनट रह गया, सबको कर दें ताकि वो काम चल जाए कुछ। ठीक है क्योंकि लाइन ड्रॉप हो रही है, फिर नमाज के बाद हम दोबारा बैठ जाएंगे। ठीक, नमाज के बाद कर देंगे। आप कर दें इसको अनम्यूट कर दें बच्चों को। अरे बच्चों आवाज निकाल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बच्चों आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आप हुजैफा, यस सर आ जी रही है। अस्सलाम वालेकुम। हुजैफा, जी ना हुजैफा की आवाज है, ना इकरा की है, ना फातिमा की यस है। सर। इकरा क्या हो गया? सर मैं बोल तो तो आवाज रही कहाँ है? हूँ। सर हम भी बोलने मुसलसल। अबे तुम चुप हो जाओ, साथ में बात करो, खामोश हो जाओ। सर मैं भी बोल रही हूँ, आवाज आ रही है ठीक है आपको? ना? अबे सब चुप हो जाओ तुम। सर तो आपके पास आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही? सर मसला ये है। अच्छा, तो हम नहीं सुन सकते फिर?